दिस इज सुनील जूनी फिजिसिस्ट एंड वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल टीएमबीबी फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शाइन कन्वेंशन। तो जिसने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। अभी तक 4 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, एंड आज के वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। और इस वीडियो लेक्चर के अंत में अपन देखेंगे समतल दर्पण के आधार पर वेरियस टाइप के कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आपके नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आईआईटी जेई हो या फिर आपके पास नीट का एग्जाम हो, उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और फिर उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्स वाई तल ले लिया है। ठीक है, और एक्स वाई तल में मैंने एक वाई अक्ष के अनुदिश यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण ले लिया जिसका नाम मैंने दिया एम डैश। दिख रहा है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ पर एम डैश एक समतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके मूल बिंदु होता है वहां पर समतल दर्पण का आपके पास ध्रुव लिया हुआ, हालांकि ध्रुव इस पर कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको इसके सामने एक बिंब लेना है और बिंब का क्या बनाना है, आपको प्रतिबिंब बनाना है और उसके बाद में प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं यहाँ से। ठीक, तो मैंने क्या लिया है, मैंने एक्स अक्ष पर एक प्रतिबिंब ले लिया है जिसका नाम मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूं, ए और बी। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक्स अक्ष पर एक प्रतिबिंब ले लिया है बिंब ले लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी। ठीक है, अब इसका बनाना आपको इसमें से प्रतिबिंब। तो अब हम जानते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 2, बाकी कितने हो, भले ज्यादा से ज्यादा कितनी किरणें हो सकती है लेकिन कम से कम मिनिमम आपको रेंज कितनी आवश्यकता होगी, 2। ठीक है, 2 किरणें इससे परावर्तित करोगे और वो किरणें जहां पर मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यहां पर मान लीजिए मैं इसका जो टॉप सिरा वहां से एक रे गुजारता हूं इसके ध्रुव पर। ठीक है, तो वो इस तरीके से आएगी। ठीक, ये किरण आई। ठीक, यहां पर सपोज कर लीजिए एंगल बना आई। अब हम जानते हैं परावर्तन का नियम होता है कि जितना आई बनता है उतना उतना क्या बनता है, आर, कब, जब ध्रुव प्राप्ति होती है। ठीक, तो इसको ऐसे कैसे अपन परावर्तित कर देंगे जहां पर एंगल बन गया आर। यहां हम जानते हैं कि आई और आर दोनों इक्वल है। ठीक है, अभी तक एक रे हुई है। ठीक है, अभी दूसरी रे चाहिए तो दूसरी रे आप कहां पर गुजार सकते हो, आप लंबवत गुजार सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं दूसरी रे इसी के टॉप सिरे से क्या करूंगा, दर्पण पर लंबवत आपतित कराऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से आपतित हो गई। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। अब हमने पढ़ रखा है कि जब भी कभी कोई रे किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए पुनः उसी पथ का अनुसरण करती है जिससे वो आई थी। तो ऐसी कंडीशन में यहां से आई थी और इधर ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, ये वापस परावर्तित किरण भी इधर चली गई। क्लियर, तो आपके पास 2 किरण हो चुकी है। कौन कौन सी, मैं पॉइंट लगाता हूं, किरण 1 और किरण 2। ठीक है, दोनों की दोनों परावर्तित कौन सी हो जाएगी, किरण 1 है वो यहां परावर्तित हुई है और किरण 2 वापस इसी दिशा में परावर्तित हो गई। तो मैं यहां लगा देता हूं इसका 1। ठीक, ये 1 होगी, तो ये एक किरण परावर्तित और ये दूसरी किरण भी परावर्तित। ठीक है, अब ये दोनों किरण देखिए, क्या ये किरण इधर जाएगी और ये किरण इधर जाएगी, तो क्या इस साइड में कहीं पर भी मिलेगी किरणें, तो आपका आंसर होगा नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो ये किरण इधर जा रही है और ये किरण इधर जा रही है जो कि एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो ये कभी भी इधर नहीं मिलने वाली है। तब आप क्या करोगे, तब इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ तो पीछे की तरफ ये मिलती हुई प्रतीत होगी या ऐसा लगेगा कि किसी बिंदु पर मिल रही है जहां से ये किरणें आ रही है। ठीक है, और वहां इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपन। तो इसके लिए मैं इस किरण को भी मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं और इस किरण को भी बढ़ाता हूं। ठीक है, और इसको भी बढ़ा लेता हूं अब मैं। तो देखिए यहां कहीं ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर जाकर मिल गई, तो यहां क्या बन गया भाई, इसका इमेज बन गया। तो वापस इसका इमेज बना देता हूं यहां पर। ठीक, ये इमेज बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो गया, इसका नाम ए है तो यहां अपन दे देंगे ए डैश, इसका नाम बी है तो यहां दे देंगे अपन बी डैश। क्लियर। अब हम जानते हैं चाहे बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो हमेशा अक्ष के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक, ठीक, अब जरा वापस देखिए, जनरल अपन मैथमेटिक्स लगाते हैं, ज्योमेट्री लगाते हैं यहाँ पर। देख जरा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर इधर ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर। अब देख, ये वाला एंगल आई है और ये वाला आर है, आर आई के बराबर है
तो अपन देखेंगे तो ये देखो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा शीर्ष अभिमुख कोण से, तो ये आई है तो ये वाला भी कितना हो गया आई, ये आई और अगर बात करें तो देखो जेड की आकृति में बनने वाला एकांतर कोण ये भी आई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली बात करें तो ये भी आई हो गया, ठीक। तो डायग्राम को समझ में आ रहा है आपको। यहां अपन ने क्या लिया था, एक बिंब लिया था जिसका नाम मैंने ए बी दिया है, ठीक है। वो एक्स अक्ष पर है, दर्पण के सामने है, मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक दूरी बना देता हूं, एक्स दूरी यहां इसकी दूरी बता देता हूं एक्स, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की दूरी है एक्स, ठीक। अभी ये दूरी कितनी है मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, ठीक है। यहां पर ये जरूर पता है कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है, ये आई है और ये वाला भी आई है, ठीक। और इस बिंब की इधर क्या बना है, प्रतिबिंब, जिसका नाम मैंने इसके डेस लगा के लिख दिया कि ए है तो ए डेस, बी है तो बी डेस। तो देखो ये तो हो गया बिंब, यहां लिख देता हूं बिंब, क्लियर। और यहां लिख देता हूं प्रतिबिंब। अभी कैसा प्रतिबिंब बना है मुझे कुछ पता नहीं है, अभी अपन कंक्लूजन यहां से निकालेंगे, ठीक। अब जरा गौर से देखोगे तो यहां दो त्रिभुज को आपको नोटिस करना है, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, त्रिभुज ए बी पी, ये वाला पी, ठीक है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। इनको गौर से देखिए जरा, ये दो त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी और दूसरा है ए डैश बी डैश पी डैश, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। दोनों में जरा गौर से देखोगे ये 90 है, ये वाला भी 90, क्लियर। ये एंगल आई है, यहां पर भी एंगल आई है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। और समरूप होगा तो ऐसी कंडीशन में इनकी, सॉरी, सर्वांग सम है तो ऐसी कंडीशन में इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, या संगत अवयव भी क्या होंगे इसके, बराबर होंगे। यहां पर समरूप नहीं है, सॉरी, सर्वांग सम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर ये वाला x लिया है, ठीक है। तो कौन कौन से अवयव बराबर हो जाएंगे, नंबर 1 लिख देता हूं आपके पास, ये वाला, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये वाली दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं 1 नंबर में बी पी इज इक्वल टू पी बी डेस, ठीक है। ये दोनों बराबर होगी। अब ये एस है, एक्स है, अब ये दोनों बराबर है तो इसका मान एक्स है तो इसका मान भी कितना होगा, एक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक। तो यहां लिख देता हूं बीपी बराबर बीपी डेस बराबर एक्स, दोनों का वैल्यू एक्स है, ठीक। यहां पर मान है इनके, ठीक है। दिशा की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन यहां पर यूज लेंगे, तो आपके पास ध्रुव के प्रकाश की उल्टी दिशा में नापोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और प्रकाश के चलने की दिशा में नापोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर में क्या पॉइंट आया तुम्हारे पास, 2 नंबर में पॉइंट आ गया कि भाई आपके पास ए बी, ये वाली भुजा इज इक्वल टू है ए डेस बी डेस, ठीक। अगर मान ली इसकी हाइट होती h1 और इसकी हाइट होती h2, तो यहां पर भी क्या हो गया, h1 इज इक्वल टू h2, क्लियर। यानी कि अगर बिंब की हाइट h1 है और प्रतिबिंब की हाइट h2 है तो दोनों बराबर आए, यानी कि दोनों का आकार क्या हो गया, सेम। और यहां वाली ये भुजा, ये दूरी x है और ये भी x है, ये दोनों भी बराबर आई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। अच्छा, गौर से देखिए, यहां पर क्या वास्तव में किरणें मिल रही है क्या, तो वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, केवल किरणें आभासी रूप से मिलती हुई नजर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना भाई, सीधा और आभासी बना है, तो सीधा आभासी, क्लियर। तो यहां पर आपने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण समझा। अब इस प्रतिबिंब की अपन लिखेंगे विशेषताएं। वैसे विशेषताएं मैंने बता दी क्या क्या। पहला पॉइंट, समान आकार का बनेगा, कहां से पता लगा कि आपके पास ए बी बराबर ए डेस बी डेस, यानी कि h1 बराबर h2, यानी बिंब की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट दोनों बराबर आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान आएगा, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सीधा आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो गया कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बिंब रखा गया है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आपको और यहां पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं में, ठीक है। वो पॉइंट इस तरीके से हैं कि जब आप प्रैक्टिकली समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आप देखते हो कि आपका जो पॉकेट होता है वो आपके बाईं तरफ होता है, ठीक है। जबकि आप अपना इमेज देखोगे तो आप उसमें ऐसा अनुभव करोगे कि आपका पॉकेट दाईं तरफ दिखेगा। देखना, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि आपका जो पॉकेट है वो जनरली बाईं तरफ होता है, बट जब आप इसका इमेज आप समतल दर्पण में देखोगे तो आप देखोगे कि आपका पॉकेट आपके दाईं तरफ दिखेगा। अर्थात बिंब का बायां भाग
प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखता है और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। इस गुण को बोला जाता है पार्श्व प्रतिलोमन या पार्श्व परिवर्तन। ये भी विशेषता इस प्रतिबिंब की होती है। ठीक है, तो 4-5 यहां पर जो विशेषता है वो ये राइट डाउन कर दूंगा। क्लियर, चलिए मैं लिख देता हूं। ये समझ में आया तुम्हें? प्रतिबिंब से निर्माण कैसे हुआ? मैंने एक समतल दर्पण लिया था, इसका बिंब लिया, इसका यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाया। चलिए मैं विशेषताएं लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट यहाँ लिख देता हूं, समतल दर्पण की विशेषताएं। ऐसे पॉइंट अपन करते चलेंगे। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, क्लियर, ये वाला है। ठीक है, तो विशेषताएं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट विशेषता आ गई आपके पास, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा कोमा आभासी प्रतिबिंब। ये सारी विशेषताएं केवल और केवल समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए है। ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट इसमें आ गया, बिंब तथा बिंब का आकार इज इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार, दोनों का आकार सेम रहेगा। ठीक, यानी कि मैं लिख सकता हूं H1 इज इक्वल टू H2 यहां पर। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपके यहां आ गई है कि दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर था, प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बना। तो बोल दूंगा दर्पण से बिंब की दूरी इज इक्वल टू बनी है आपके पास दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता देता हूं, अगर आप रियल में अगर साइन कन्वेंशन लगाए, चिन्ह परिपाटी लगाएं, चिन्ह परिपाटी, तो क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से अगर बात करें बीपी की, तो बीपी इधर है, तो इधर इस दिशा में, यानी ये देखो प्रकाश की दिशा है, प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, तो उल्टी दिशा में नापोगे दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो अगर हम जानते हैं, देखो बिंब की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है u। ठीक है, तो यहां पर u बराबर कितना आ गया, u बराबर माइनस का x, ये आपको याद रखना है। u बराबर कितना आया, माइनस का x। ठीक, और इसी प्रकार से अगर बात करूं प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि बोलूं तो p b डैश इज इक्वल टू होता है v, और इज इक्वल टू कितना आया है, x। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो प्रकाश की दिशा में नापोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां पर H1 H2 आपने लिख ही दिया, दोनों की दोनों वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों की दोनों ही मुख्य एक्स के ऊपर नापी गई है, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास समतल दर्पण की विशेषता हो गई। अब चौथी विशेषता और है यहां पर, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। क्लियर, तो आपके पास यहां मैंने लिख दिया प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पर, जो आपने पढ़ भी रखा है, आवर्धन, कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना होता है। ठीक है, इसको स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, तो वही यहां पर काम में लेंगे और इस समतल दर्पण के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास में अपन ने पढ़ा थी, आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी दर्पण के लिए, समतल हो, गोली हो, ठीक है, और लेंसों के लिए भी काम में आता है। ठीक है, तो आवर्धन से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी जो दर्पण होता है उससे जब इमेज बनती है तो वो इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी गुना बड़ी बनी है या कितनी गुना छोटी बनी है या उसके समान बनी है, इस चीज की तो तुलनात्मक अध्ययन होता है, वो कहलाता है आवर्धन। अर्थात आवर्धन का तात्पर्य क्या है कि प्रतिबिंब बिंब के आकार की तुलना में कितना बड़ा या छोटा बना है, इसको बोला जाता है आवर्धन। और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन बिंब की ऊंचाई, यानी H2 अपॉन H1। और इसके आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि H2 अपॉन H1 बराबर माइनस V अपॉन U भी होता है। ठीक है, तो मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो हम जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला होता है M बराबर H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू होता है माइनस V बाई U, ये हम जानते हैं। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहां पर H1 H2 ये क्या है वो समझ ले। M क्या है भाई,
आवर्धन है, ठीक। और H2 होता है बिंब की ऊंचाई ये वाली, ठीक है। H1 हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई ये वाली, और V हो गया, V आपके पास हो गया प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ठीक है। और U हो गया बिंब की ध्रुव से दूरी, ठीक। तो चलिए यहां पर अपन जानते हैं कि U का मान -x है और V का मान कितना है, पॉजिटिव x, तो वहां पुट कर लीजिए, फटाफट देखते हैं आवर्धन कितना आता है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, m बराबर होता है भाई साहब H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर v का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए पॉजिटिव x, तो यहाँ पुट कर लीजिए पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय u की वैल्यू यहाँ पर माइनस की, x यहाँ पर पुट कर ले, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इज इक्वल टू प्लस का 1 बन गया, इज इक्वल टू प्लस का कितना बन गया, 1 बन गया। अच्छा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो 10th में भी अक्सर बताया जाता है, साइड में लिख देता हूं यहां पर चूंकि करके, कि देखिए m का मान मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, m का मान अगर इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, m का मान अगर लेस देन 1 हो तो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, आवर्धन क्या बताता है हमें कि प्रतिबिंब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है या बराबर बना, इस चीज की बात बताता है, ठीक है। तो यदि m का मान 1 से बड़ा हो जाए, ध्यान रखना m का मान 1 से बड़ा हो जाए, जैसे 1.2 आ गया कुछ भी, ठीक है, मान ऐसे नहीं कि माइनस का 2 आ गया वो 1 2 से, मैंने इसीलिए मोड लगा रखा है यहाँ पर, ठीक। तो m का जो मान होगा वो अगर 1 से बड़ा हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, किसकी तुलना में, बिंब की तुलना में, तो इसे बोला जाता है आवर्धित। तो प्रतिबिंब बड़ा, बड़ा मतलब आवर्धित, ठीक है, आवर्धित बनता है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। और अगर m का मान 1 आ जाए प्लस का, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिंब के आकार का, बिंब के समान आकार का प्रतिबिंब, आकार का प्रतिबिंब, यानी बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। और अगर लेस देन 1 आ गया तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा बनता है, ठीक। ये आपको याद रखना, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, 1 से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और 1 बराबर 1 आ गया तो जितना बिंब का साइज है उतना उतना प्रतिबिंब का साइज बनेगा, ठीक है। और अगर 1 से छोटा आ गया तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसकी कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन। तो यहां देखिए जरा गौर से, कितना आया, 1 आया है, और 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण की में जो प्रतिबिंब बनता है उसका साइज और बिंब का साइज कैसा होता है बेटा, सेम होता है, जो कि ऑलरेडी आपने यहां रिटर्न कर रखा है, ठीक है। और आपके यहां पर पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन कितना होता है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है इसको, MTRL, इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे तो रट लो, ठीक है। तो इसको रट के रखना आपको कि समतल दर्पण का नाम आया, आवर्धन पूछा, प्लस का 1 टिका दे, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, क्लियर। ये आपके पास हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपके पास यहां पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसके लिए, समतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ठीक, जिसको आप लिखते हो छोटे f से, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो छोटा f से लिखा जाता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा गौर से देख, समतल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी क्या होती है रियल में, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो समतल दर्पण के लिए क्या होता है, जो फोकस जो आपके पास फोकस बिंदु होता है वो होता है अनंत पर, कहां होता है, अनंत पर, और अनंत पर होगा तो ध्रुव और अनंत के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत ही होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। या आप इसको दूसरे नजरिए से ऐसे भी बोल सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, वापस इधर देखना थोड़ा सा बेटा। समतल जो दर्पण होता है वो रियल में, समतल जो दर्पण होता है वो रियल में एक खोखले कांच के गोले का ही भाग होता है। अब ऐसी कंडीशन में ये कांच का जो खोखला गोला है उसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है, अर्थात अनंत मान सकते हैं, किसकी कंपैरिजन में, समतल दर्पण के आकार की कंपैरिजन में। यानी ऐसा मान सकते हैं कि समतल दर्पण बहुत बड़ी त्रिज्या वाले खोखले गोले से मिलकर बना, जैसे कि मैं यहां बना देता हूं, देख इधर, अगर मान लो एक बहुत बड़ा गोला यहां बना दिया और छोटा सा व्यक्ति यहां खड़ा है इसके पास, ठीक है, ये कांच का खोखला गोला है, या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख, ये इंसान है यहां पर, बहुत छोटा है, तो अगर छोटा सा टुकड़ा ले लें यहां पर और ये माने कि ये समतल दर्पण है, तो ऐसी कंडीशन में देखो समतल दर्पण की जो साइज है उसकी
तुलना में ये आर बहुत ज्यादा, यानी आर ग्रेटर देन अगर मान लें इसका साइज ए हो तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि आर का जो मान है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, अनंत है, अनंत है। और फिर आगे आप जाकर पढ़ोगे, वैसे 10th में भी पढ़ रहा है कि एफ बराबर होता है r/2, तो अनंत में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो भी क्या आएगा बेटा, अनंत ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट है समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपके पास टाइप 1, यहाँ पर बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे अपन। तो आज के इस लेक्चर में पहला टाइप है आपके पास घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ने इससे पहला पढ़ा था कि जो समतल दर्पण होता है उससे जो इमेज बनती है वो पार्श्व परिवर्तित होती है, अर्थात बायां भाग दाईं तरफ, दायां भाग बाईं तरफ बनता है। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली अगर करें तो अगर आपके पास एक घड़ी हो और घड़ी को आप एक मिरर के सामने रख दो, ये जैसे मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, जो एक बिंब हो गया, और उसको मैंने मिरर के सामने रखा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो घड़ी में कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित बनेगा, अर्थात घड़ी का जो बायां भाग है वो इसके दाएं तरफ बनेगा और दायां भाग जो देखो ये सुइयां जो ये जो सुई है घड़ी की वो दाईं तरफ है, जो इसमें किधर बन गई, बाईं तरफ। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर 12 हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब इसका इमेज आप देखोगे, ठीक है, ये आपको ऐसी घड़ी लेनी है जिस पर अंक नहीं लिखे हुए हो। ठीक है, तो आप जब इमेज देखोगे तो आपको ये जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर ना दिखकर किस पे दिखेगी, 9 पर, और ये 12 पर दिखेगा, ये 6 दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन देखो, इधर बिंब में टाइम कितना हुआ एग्जैक्ट, यहाँ पर बिंब का टाइम अगर बात करूं t0 से तो कितना हुआ है बताओ जरा। ये घंटे वाली सुई 3 पर है और 12 पर है, तो यहाँ पर बनेगा 3 बजे हैं। ठीक है भाई, बिंब का समय कितना हुआ है, 3 बजे हैं। जबकि जब इस घड़ी का आप मिरर में इमेज देखोगे, प्रतिबिंब देखोगे, तो आपको जो टाइम प्राप्त होगा वो आपके पास इमेज का टाइम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि जैसे 9 बजे हैं। ठीक है, ये अपन अक्सर कर देखते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, तो कितना हुआ, यहाँ पर 3 बजा था, इसमें कितना दिखा 9। अगर और कोई कंडीशन होती है, यहाँ मान लीजिए 2 बजते तो इधर आप बोल देते 10 बज गए। अगर आप यहाँ पर बोलते कि यहाँ पर 1 बजा होता तो आप यहाँ बोल देते 11 बजे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, कब, जब तक आपके पास केवल टाइम घंटे के अंदर दिया गया हो। अगर यहाँ पर टाइम घंटे के साथ मिनट में और दे देते, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर 3:10 होते, तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती, या फिर तीनों सिचुएशन दे देते, आपके पास सेकंड वाली सुई भी होती और ऐसा होता कि 3:10 हो, 3:10 और 45 सेकंड हुए, तो बताइए प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस डायग्राम से समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जादुई ट्रिक। उस जादुई ट्रिक में वैल्यू रखो और मान निकालिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बजे, ठीक है, अब उस ट्रिक्स में आप वैल्यू रख के देखना कि 9 बजते हैं कि नहीं बजते हैं। तो देखो वो ट्रिक इस तरीके से है, मैंने एक सारणी बनाई है यहाँ पर, जिसमें इधर बिंब का समय ले लिया। तो बिंब में 3 तरीके से समय हो सकता है, पहला केवल आवर में समय दे दिया हो, दूसरा आवर के साथ मिनट में भी दे दिया हो। तो देखो ए लिख दिया, ये कोई डिजिट है, उसके ऊपर एच लगाया, मतलब आवर में दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक ऊपर एच लगा दिया, साथ साथ में एक दूसरा डिजिट बी है जिसके ऊपर एम लगा रहा है, एम यहाँ डिनोट करता है मिनट को। क्लियर। और तीसरी टाइप में दे रखा मैंने ए बी सी, ए पर एच हो गया, बी आपके पास मिनट के लिए हो गया और सी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 टाइप हो गया। तीनों टाइप के लिए आपके पास इमेज का टाइम देखेंगे, टाइम ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का समय। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर अगर ए कोई ना कोई संख्या आ गई, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कुछ भी, तो करना कुछ नहीं है, 12 में से आपको यहाँ पर जो ए दे रखा होता है उसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जरा यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 3 बजे, ठीक है, 9 बजे यहाँ पर दिखेगा आपको सिंपल तरीके से। तो देखते हैं उस सूत्र से आता है क्या। तो 12 माइनस यहाँ पर 3 घटा लीजिए, 9 आगे। ठीक है, तो आपके ये फॉर्मूला यहाँ पर काम में आ जाएगा, ऐसा डायग्राम की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो ये पहला आपके पास हो गया। दूसरे के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अब आपके पास 2 डिजिट आ गए, एक आवर का और दूसरा मिनट का। तो जो आवर का डिजिट आएगा उसको घटाना है 11 में से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरा आवर का डिजिट है ना जो ए, वो किस में से घटाना है, 11 में से। ठीक,
और जो आपके पास मिनट का डिजिट है वो आपको घटाना है, या जो मिनट की संख्या है, डिजिट जरूरी नहीं हो, दो संख्या भी आ सकती है, तो उसको आपको घटाना है 60 में से, ठीक है। तो 60 माइनस बी, और यहां लिख देता हूं मिनट, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी अपन कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक। और अगर आपके पास सेकंड का टाइम और दे दिया तो ऐसी कंडीशन में आपको ए को तो घटाना है 11 में से, ठीक, और मिनट को घटाना है आपको 59 में से, ठीक है, माइनस बी एम बोल दिया यहां पर, और जो लास्ट में बच रहा है आपके पास सेकंड, उसको वापस घटाना आपको 60 में से, ठीक है। तो ये आपके पास सारणी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 11 में से किसको घटाना, आवर वाले टाइम को, ठीक है, और मिनट वाले जो डिजिट आएगा उसको घटाना 59 में से, और आपके पास जो सेकंड का टाइम आएगा उसको घटाना आपको 60 में से। क्लियर। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है इस तरीके से, आपके पास माना घड़ी में 7 बजे हैं, तब दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का समय बताइए, ठीक है। तो बताइए, अगर आपको यहां दे रखा टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, घड़ी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, 7 बजे में आपके पास, ठीक है। तो आपको टाइम ऑफ किसका निकालना है, इमेज का। तो करना कुछ नहीं है, ये बड़ा पहला सिचुएशन, केवल आपके पास आवर देर का है तो 12 में से घटा लीजिए, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 5, ठीक भाई। तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बचे हुए हैं 5, ठीक। अगर दूसरा सिचुएशन बोले कि टाइम में आपके पास आवर के साथ मिनट भी दे दे, जैसे कि टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया 7:15 हुए, ठीक है, 7:15 हुए, तो ऐसी कंडीशन में टाइम ऑफ इमेज कैसे निकालोगे भाई, 12 में से 7 को घटाए तो वो क्या वही, लेकिन 12 में से नहीं घटाना, यहाँ पर किस में से घटाना है, 11 में से। तो अब की बार आपके पास 4 आ जाएगा, 11 में से घटाओगे तो कैसे आया, 11 माइनस 7 हो गए तो 4, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं 4 बजे में। फिर मिनट के लिए किस में से घटाएंगे, आपके पास 60 में से, तो 60 में से 15 घटा लीजिए, तो आपके पास बच जाएंगे 45 बच गए, ठीक है। ये आपके पास 45, तो ये टाइम आपके पास हो गया। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर चाहें तो एक सेकंड में भी और ले सकते हैं, तो सेकंड वाले को 60 में से घटाना, उस कंडीशन में फिर मिनट को किस में से घटाना है, 59 में से, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपके पास नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी वे में कर सकते हो। ये सारणी बस आपको याद रखनी है, MTRL कर लीजिए इसको, MTRL, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इस सारणी को रट लो, सीधा सीधा वैल्यू रखो और मान निकालो। चलिए अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यह है कि घूर्णन का प्रभाव, यानी कि अगर समतल दर्पण की बात करें, कोई इमेज बन रही है, तो वहां पर अगर दर्पण को घुमा दे किसी कोण से, या फिर आप आपतित किरण को घुमा दे किसी कोण से, तो ऐसी कंडीशन में परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात परावर्तित किरण घूमेगी या नहीं घूमेगी, और घूमेगी तो कितने डिग्री से घूमेगी और किस दिशा में घूमेगी, इन सब बातों का के बारे में जिक्र अब हम यहां करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने ली है, टाइप सेकंड के अंदर पहली कंडीशन है कि आपतित किरण का घूर्णन, यानी केवल और केवल आपतित किरण को आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो मैं ड्रा कर देता हूं। तो सपोज कर लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने एक मिरर ले लिया, ठीक, दर्पण है, यहां इसका विलंब होता है, सब जानते हैं, ठीक है, यह विलंब है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां मान लीजिए मैंने एक ये किरण बना दी, ठीक है, किरण एक, सपोज कर लीजिए ये एंगल बना रही x, या फिर मान लीजिए I, आपतन कोण सब लोग जानते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगी वापस, तो ये भी हम जानते हैं R होता है, लेकिन R को किससे लिखते हैं, I से, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण दोनों बराबर, तो ये भी कितना हो गया, I हो गया। क्लियर। अब यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल लीजिए। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, आपतित किरण का क्या कर रहे हैं भाई, घूर्णन कर रहे हैं। तो घूर्णन किसी भी दिशा में कर सकते हैं कि आपतित किरण को या हो सकता है इधर घुमा दे, या फिर हो सकता है इधर घुमा दे। तो मैं कोई एक दिशा में घुमा के बता देता हूं, फिर उसके आधार पर अपन कंक्लूजन निकाल लेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मैं इस आपतित किरण को दक्षिणावर्ती घुमा रहा हूं, यानी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो क्लॉकवाइज किधर होता है, ये दिशा होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं इसको यहां तक घुमा दिया, सपोज कर लीजिए मैंने आपतित किरण को यहां घुमा दिया, ठीक है। अब घुमाने से क्या हो गया भाई, आपतन कोण जो पहले आई हुआ करता था, अब आई नहीं रहकर कुछ ना कुछ अलग हो गया, ठीक है। अब मैंने कितना घुमाया, यहां पर यहां लिख दिया मैंने, थीटा डिग्री से घुमा दिया। कितना डिग्री से घुमाया भाई, थीटा। तो ये यहां पर मैंने थीटा लिया, या नहीं, आपतित किरण को थीटा डिग्री से मैंने दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है कि ये जो परावर्तित किरण होगी वो कितना डिग्री घूमेगी और किस दिशा में घूमेगी। यहां लिख देता हूं आपतित,
ठीक, पहले इसको समझेंगे, फिर मैं आपको एक डायरेक्ट थियोरेटिकल पार्ट लिखा दूंगा, उसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, इसको मैंने रेड से दर्शा रखा, जो सेकंड किरण है, ठीक है, घुमा दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो परावर्तित किरण हुआ करती थी, परावर्तित, ठीक है, वो कितने डिग्री से घूमेगी, किधर घूमेगी। यहां पर ध्यान रखना कि जो दर्पण है वो स्थिर ले रहा हूं, दर्पण कैसा रख रहा हूं मैं, स्थिर रख रहा हूं। चलिए, तो देखो क्या हुआ, मैंने जैसे ही इस किरण को थीटा कोण से आगे की तरफ यानी दक्षिणावर्ती घुमाया, तो ऐसी कंडीशन देखिए, अब यहां पर एंगल कितना बनेगा, ये देखो अभिलंब के साथ जो आपतन कोण है वो कितना होगा, टोटल कितना था पहले आई, अब इधर कितना हो गया थीटा, तो यहां कितना बन जाएगा आई माइनस थीटा, ये हो गया आई माइनस थीटा। क्लियर, यानी कि आपतन कोण कितना हो चुका अब आई माइनस थीटा। तो अब बात करते हैं कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो अब किरण भी सेम आई माइनस थीटा बनाकर जाएगी। तो मान लीजिए आई माइनस थीटा इतना है, तो इधर भी इधर आई माइनस थीटा बनाते हुए ये किरण गई सपोज कर। तो बात आती है सर इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, तो अब जरा वापस देखिए, इसको देखिए, ये टोटल कितना था आई, और ये कितना आ गया आई माइनस थीटा। किसके आधार पर बोला, परावर्तन के नियम के आधार पर, कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये टोटल आई है, आई में से अगर आई माइनस थीटा घटा लें तो ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो टोटल कितना आई, इसमें से ये घटाता हूं तो आई माइनस, और क्या घटाता हूं आई माइनस थीटा, तो देखिए कितना आएगा आई माइनस आई और प्लस का थीटा, ये दोनों कट गए, बचा क्या थीटा। अर्थात यहां पर जो एंगल आया वो कितना आ गया तुम्हारे पास, थीटा। कंक्लूजन क्या निकला देखिए जरा, मैं यहां से देखिए, मैंने क्या बोला, आपतित किरण का गुणन किया ओनली, और दर्पण को कैसा रखा, स्थिर। ठीक है, समझना सब लोग। तो दर्पण स्थिर है और केवल आपतित किरण घूर्णन करी, और किधर किया मैंने, दक्षिणावर्ती किया। तो मैंने कितने कोण से घुमाया, थीटा कोण से। तो मैंने जब दर्पण को स्थिर रखते हुए आपतित किरण को थीटा कोण से दक्षिणावर्ती घुमाया, तो परावर्तित किरण भी उसी कोण से, जितना आपने थीटा कोण लिया था ना, उसी कोण से ठीक घूम गई, लेकिन दिशा कौन सी थी, इसके जस्ट विपरीत। यानी ये आपने घुमाया था दक्षिणावर्ती, और देखो ये परावर्तित किधर घूम गई, वामावर्ती। अर्थात दोनों एक दूसरे के कैसे घूमी है, विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पर थीटा सेम, जितना थीटा इसको घुमाया उतना ही थीटा इधर आएगा। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात। तो ये आप थोड़ा सा उतर लीजिए अगर चाहो तो, बाकी कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा मैं लिखा दूंगा, वो याद रखना है। ठीक, चलो मैं लिखा देता हूं इसको रफ करके। समझ में आ रही कुछ बात, मैंने क्या बोला कि अगर आपतित किरण को आपने थीटा कोण से घुमाया जिस दिशा में, तो ठीक उसकी उल्टी दिशा में परावर्तित किरण भी उतने ही कोण से घूम जाती है। कब, जब दर्पण स्थिर रहता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं और इसको रफ कर देता हूं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है यहां पर कंपटीशन में। तो मैं लिख देता हूं, दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण भी समान कोण, और कितना, थीटा से, समान कोण है लेकिन विपरीत दिशा में, समान कोण थीटा से विपरीत दिशा में घूम जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, MTRL। चलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बना देता हूं। ये मान लीजिए आपके पास मिरर हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया। ठीक है, ये आपके पास आपतित किरण इस प्रकार से आई थी और इस प्रकार से गई थी, लेकिन ये तो पहली कंडीशन है, तो फर्स्ट लिख देता हूं। ठीक है, ये भी फर्स्ट, या फिर इसको एक काम कर लीजिए, इसको लिख दीजिए आई से इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये आपतित हो गई, जानते हैं, वैसे अपन जानते हैं, ये हो गया परावर्तित। अब जो इसमें चेंजेस है उसको मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं। इसको मैंने कितना चेंज किया भाई, थीटा कोण से इधर घुमाया, तो मैं यहां लिख देता हूं थीटा, और ऐसे घुमा दिया था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली किरण भी थीटा कोण से घूमेगी, लेकिन उल्टी दिशा में, यानी इसको इधर घुमाया तो ये इधर घूमेगी, तो ये इधर भी थीटा कोण से घूम जाएगी ऐसे। ठीक है, ये आपके पास याद रखना है ऐसी कंडीशन में। क्लियर, ये आपके पास स्टेटमेंट हो गया और ये इसका विजुअलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है दर्पण का घूर्णन। पिछली बार किसको घुमाया था अपने, आपतित किरण को। अब की बार किसको घुमाना बेटा आपको, दर्पण को। तो इसको भी समझेंगे, ये ऊपर वाला राइट डाउन कर लेना। ठीक, तो दर्पण के लिए देखिए जरा, अब की बार दर्पण को घुमाना है, आपतित किरण को स्थिर रखना है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक दर्पण है। ठीक है भाई, ये इसका आपके हो गया अभिलंब। क्लियर,
अभिलंब 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ये किरण बना दी, क्लियर, जो इस तरीके से वापस चली गई। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक। यहाँ मान लीजिए एंगल था आई, यहाँ मान लीजिए एंगल था, यहाँ पर भी एंगल आई है तो यहाँ पर भी एंगल आई होगा, होगा तो आर, लेकिन आर और आई सेम होते हैं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, दर्पण का गुणन कर रहा हूँ और आपतित किरण को क्या रख रहा हूँ, स्थिर। तो ये स्थिर है बेटा, आपकी बार ये स्थिर है, यहाँ पर ये स्थिर था, ठीक है। तो ये स्थिर है और केवल इसको मिरर को घुमा रहा हूं, तो ये मिरर यहाँ पर इसको ऐसे घुमा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, थीटा कोण पर। तो यहाँ पर मैंने मिरर को कुछ इस तरीके से थीटा कोण पर ऐसे घुमा दिया, ये मिरर की नई स्थिति हो गई आपके पास, ठीक है। कितना कोण से घुमा दिया यहाँ पर भाई, थीटा कोण से घुमा दिया ऊपर की तरफ, यानी दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती घुमा दिया ऐसे, ठीक है। ये इसमें आ गया दक्षिणावर्ती थीटा, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो घूमेगी या नहीं घूमेगी, और अगर घूमेगी तो किस दिशा में घूमेगी, कितने डिग्री से घूमेगी, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक। ये वाला एंगल कितना आई, इसको घुमाया तो देखिए जरा, आपके पास एक बात बताता हूं, ये जो अभिलंब लिया मैंने एन एंड डेस, वो हमेशा किस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, दर्पण। तो देखो दर्पण पहले जब यहां था तो अभिलंब ये था, अब जब दर्पण घूमेगा ऐसे तो अभिलंब भी तो घूमेगा, ठीक है। देखो पहला दर्पण जब यहां था तो अभिलंब इस प्रकार से था, और जब दर्पण घूमेगा तो अभिलंब भी साथ साथ घूमेगा, क्योंकि अभिलंब हमेशा दर्पण के साथ लंब बनाता है, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है ना एन एंड एस, वो भी नई कंडीशन ले लेगा या नई स्थिति ले लेगा। तो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये अब आपके पास नया अभिलंब हो गया, एन डबल डेस और यहां देता हूं ट्रिपल डेस। तो ये स्थिति नहीं होगी अभिलंब की, ठीक है। तो अब कंडीशन में क्या हुआ भाई, ये आपके पास दर्पण हो गया, ठीक है। यहां मान लीजिए ये कितना डिग्री घुमा, ये थीटा घुमाए तो ये भी थीटा घूमेगा, तो ये वाला कितना एंगल है यहाँ पर, थीटा। क्यों, क्योंकि भाई देखो ये दर्पण था, यहां पर अभिलंब था, जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया तो अभिलंब भी तो थीटा कोण से ही घूमेगा। तो अभी फाइनली आप जरा गौर से देखोगे तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है नई स्थिति का, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच में यहां पर एंगल कितना हुआ, देखो ये टोटल था आई और ये था थीटा, तो आई प्लस मिलाकर कितना हो गया, आई प्लस थीटा, ये एंगल हो गया, यानी ये टोटल एंगल कितना हो गया, आई प्लस थीटा, ठीक। अब हम जानते हैं आपतित की आपतन जो कोण होता है जितना होता है उतना अपना कोण बनता है, तो हमको पता है कि भाई ये आई है, ठीक है, और ये अभिलंब है, तो ये टोटल एंगल है आई प्लस थीटा, तो इस अभिलंब इधर भी आई प्लस थीटा ही बनेगा। तो आई प्लस थीटा किधर कैसे बनेगा, यहां पर बनेगा, ऐसे मैं बता देता हूं, आई प्लस थीटा ये बनेगा, और ऐसे बनेगा तो आपके पास जो परावर्तित किरण है वो कुछ इस तरीके से यहां आ जाएगी, ये परावर्तित किरण है रे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात आती है सर देखो यहां पर आई था और यहां टोटल कितना हो गया आई प्लस थीटा, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा यही आपको निकालना है। तो ये आपको पता नहीं है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, हम जानते हैं टोटल कितना है ये वाला आई प्लस थीटा, और ये वाला कितना है यहां पर, ये वाला, ये टोटल हो गया आई प्लस थीटा, और ये आपको एंगल निकालना है, और ये कितना है, तो ये भी अभी आपको पता नहीं है कितना है। तो इसका निकालने के लिए क्या होगा भाई, टोटल कितना है आई, टोटल कितना देखिए आई में से अगर ये थीटा निकाल लूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होगा आई माइनस थीटा। समझना इसको गौर से देखो जरा, ये टोटल था आई और ये हो गया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आई माइनस थीटा, ठीक। अब आपके पास ये आ गया आई माइनस थीटा, अब आपको ये निकालना टोटल है आई प्लस थीटा, तो घटा लीजिए टोटल आई प्लस थीटा, इसमें से घटाता हूं, यहां लिख देता हूं इस जगह आई प्लस थीटा, ठीक है, इसमें से घटाता हूं, क्या घटाना, ये टोटल है आई प्लस थीटा, इसमें से ये घटा दूं और इसका मान कितना है आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, तो ये घटाता हूं तो आई प्लस थीटा, ठीक है, और माइनस और अंदर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का थीटा, ये आई से आई कट गया, थीटा और थीटा मिलाकर कितना हो गया 2 थीटा। अर्थात देखिए जरा पर जब आपने मिरर को थीटा कोण से घुमाया तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड जो रे है यार, परावर्तित जो किरण है वो कितने एंगल से घूम गई, ये वाला एंगल कितना आया 2 थीटा आया, कितना आया 2 थीटा, कहां से आया अभी आपने देखा यहाँ पर, और किधर घूमी, जिस दिशा में आपने दर्पण को घुमाया उसी दिशा में किरण घूम गई। अर्थात यहां पर कंक्लूजन आ गया कि अगर आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि आप दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण उसके दुगुने कोण से उसी दिशा में घूम जाती है जिस दिशा में आपने दर्पण को घुमाया था, ठीक है। तो ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, और ये कुछ काम का नहीं है, बस आपको एक डायग्राम बताऊंगा वो याद रखना, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन बाद में कर लेना, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट।
और नया डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। तो क्या हुआ भाई, आपने क्या लिखा कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए रखकर, आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से, यानी दुगुने, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं दुगुने, परावर्तित किरण दुगुने कोण, जिसको लिख देता हूं 2 थीटा से, उसी दिशा में से, समान दिशा या उसी दिशा से, उसी दिशा में घूम जाती है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो इसके लिए डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास हो गया आपका प्लेन मिरर, जो कि पहली स्थिति है। ये इसका होता है अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब बना देता हूं यहां पर, क्लियर। और ये आपके पास यहाँ थी इसकी आपतित किरण, और ये यहाँ थी इसकी परावर्तित किरण आई, और यहाँ पर आर लिख दिया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको तरीके से बना देते हैं, ये इधर का सही नहीं बना, यहाँ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आर थी, ठीक। अब आपने क्या किया, इस दर्पण को घुमा दिया, कितने कोण से, थीटा कोण से, तो थीटा कोण से कुछ इस तरीके से घुमाया आपने, ठीक है। यहाँ बना देता हूं मैं, ये दर्पण घूम गया भाई कितने डिग्री से, थीटा कोण से, तो यहाँ लिख देता हूं थीटा कोण से इधर घुमा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इधर भी थीटा कोण से घुमाया। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो अभिलंब होगा वो यहाँ बन जाएगा, और जो रिफ्लेक्टिव किरण है, जो परावर्तित किरण है, वो भी कितने कोण से घूम जाएगी, वो घूम जाएगी इसके दुगुने से, यानी थीटा घुमाया तो इस कितने से घूम जाएगी भाई, 2 थीटा से घूम जाएगी। तो यहाँ लिख देना 2 थीटा, और किस दिशा में, जिस दिशा में आपने घुमाया इसको, ठीक है, तो सेम दिशा में। थोड़ा सा 2 थीटा लग नहीं रहा है, तो 2 थीटा जैसा लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं, ये इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गई आपकी, सॉरी रे हो गई, और 2 थीटा एंगल हो गया, और इस तरीके से हो गया, क्लियर। तो ये आपके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि टाइप सेकंड में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आगे और टाइप्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूँ जो दर्पण से संबंधित है। मैं पहले इससे पहले वाले पार्ट में बताना भूल गया। तो पहला पॉइंट है कि जो आपके पास पावर की बात करते हैं, किसके पावर की, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की। तो पावर का आपका फॉर्मूला था 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम पावर होता है। तो हमने देखा था कि प्लेन मिरर के लिए फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट, तो इसके पास यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो याद रखना, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, छोटा सा कहीं पे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है। तो आपको याद रखना है, MTR करना है आपको कि पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 बात कि जो वक्रता त्रिज्या होती है प्लेन मिरर की, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। नंबर 3 बात आपको एक और याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है, मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा, प्लेन मिरर की कंडीशन देखो, ये प्लेन मिरर है सपोज कर, और यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ इसका इमेज बनता है। तो देखिए ये वाली दूरी x और ये वाली दूरी भी x, अर्थात ये हुआ कि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थिर होता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकता हूं कि समतल दर्पण बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, पहले मैं भूल गया था पिछले पार्ट में, क्लियर। तो आपने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन टाइप 3, टाइप 4 इस प्रकार से और वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, जो कि आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज बार बार आपके पास सर्च ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
और इसको राइट डाउन कर लीजिए।